देखा आपने? वैप! बिजली जैसी तेजी। अगर मैंने ये स्नेक बूट्स नहीं पहने होते और वक्त पर मुझे इलाज नहीं मिलता तो मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई होती। एक बार फिर से इसे देखते हैं। 1500 फ्रेम्स प्रति सेकंड की रफ्तार से फिल्माने पर पता चलता है कि अगर ये सांप हमला करने का फैसला करे तो इसका सिर पीछे जाता है, दांत बाहर आते हैं और जूते पर उसके दांत गड़ने से पहले ही जानलेवा जहर दांतों से गिरने लगता है। अगर इसके दांत मेरी मांसपेशियों में गड़ते तो मेरी हालत खराब हो जाती। इनके काटने पर ऐसा महसूस होता है मानो 2 गर्म हाइपोडर्मिक सुइयां आपकी त्वचा में धंस गई हों। इसके फौरन बाद जबरदस्त दर्द होने लगता है और जख्म से खून बहने लगता है। हालांकि मैंने फुर्ती दिखाई, पर इसकी रफ्तार के आगे वो कुछ भी नहीं था। हमले का फैसला करने से लेकर हमला करके लौटने में इसे सिर्फ आधा सेकंड लगा। इतने वक्त में हमारे दिमाग ने सिर्फ ये भांपा कि कुछ खतरा है और हमें कुछ करने में 1 सेकंड लग जाता है। अगर अपनी हिफाजत का इंतजाम नहीं किया है तो समझिए गए काम से। ओके, अब आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए क्योंकि मैं इसे दोबारा रेगिस्तान में आजाद करने वाला हूँ। पर इसकी वजह से आप रेगिस्तान का मजा लेने से मत कतराइए। यहाँ आने पर आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आप रास्तों से इधर उधर ना भटकें और सावधान रहें। अच्छे जूते और पैंट पहनें और आगे देखते हुए चलें। रास्ते में अगर कोई रैटल स्नेक टकरा जाए तो उससे दूर ही रहें और उसे अकेला छोड़ दें। वो अक्सर सिर्फ तभी काटते हैं जब उन्हें छेड़ा जाए। मोहावी में रैटल स्नेक अकेला ऐसा जहरीला और जानलेवा जानवर नहीं है जो बिना चेतावनी हमला करता है। ये छोटे जरूर हैं, पर इन्हें कम मत समझिएगा। इन पर नजर रखना बहुत। रेगिस्तान के मौके का फायदा उठाने में उस्ताद, इस स्कैवेंजर से निपटने के लिए आपको चालाकी से काम लेना होगा। ये है कायोटी। कायोटीज कहीं से भी आ सकते हैं। खाने पीने की चीजें अपने कैंप से दूर ही रखिए और जमीन से ऊपर भी। अगर आप कैंप में सो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रेगिस्तान के दूसरे शिकारी उस वक्त सो रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में कायोटीज रहते हैं और वो स्कैवेंजर्स हैं। वो बहुत चालाक होते हैं। उनमें सूंघने की जबरदस्त ताकत होती है। अगर आपके पास खाना है तो वो सूंघते हुए आ जाएंगे। इसीलिए एक सीधा सा तरीका है, लकड़ियों की तिपाई बनाइए, फिर इस पर अपना बचा हुआ खाना लटका दीजिए उनकी पहुंच से ऊपर। हमारे पास यहाँ 2 इंफ्रारेड मोशन सेंसर कैमरास भी हैं। मैं इन्हें लगाकर देखना चाहता हूँ कि कायोटीज खाना ढूंढते हुए यहाँ आते हैं या नहीं। ओके, काम हो गया, चलो चलते हैं। अपने खाने का सामान अपने सोने की जगह से कम 50 फुट दूर रखें। थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन रेगिस्तान में कायोटी से ज्यादा बड़े और खतरनाक शिकारी भी रहते हैं, जैसे माउंटेन लायन, और उन्हें अपने कैंप से दूर रखने में ही भलाई है। सच कहूँ तो बाकी जगहों के मुकाबले रेगिस्तान में रात बिताना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है, मौसम ठंडा और आरामदायक होता है, और रात में तो अक्सर आसमान भी साफ नजर आता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप रेगिस्तान में सोने वाले हैं तो आपके आसपास और भी कई जीव होंगे। मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो अपने पास एक यूवी टॉर्च रखिए। इससे न सिर्फ सफेद रोशनी आती है बल्कि काली यूवी रोशनी भी निकलती है। अगर आप इसकी रोशनी में अपने आसपास देखेंगे तो आपको कई जीव दिखेंगे। इस यूवी ब्लैक लाइट की खासियत यह है कि ये बिच्छू के एक्सोस्केलेटन में मौजूद केराटिन को रिफ्लेक्ट करती है। वो इस रोशनी में चमकने लगते हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। ये देखिए, इसकी चमक देखी। ये एक डेजर्ट हेरी स्कॉर्पियन है जो इन रेगिस्तानों में आमतौर पर पाए जाते हैं। पहले मैं दस्ताने पहन लूं। वैसे इनकी डंक से मेरी जान तो नहीं जाएगी, पर इनके डंक से आपको किसी मधुमक्खी के डंक की तरह एनाफिलेक्टिक शॉक लग सकता है। और मेरे साथ मेक्सिको में ऐसा ही हुआ था जब मुझे मधुमक्खियों ने काट लिया था। ये देखिए इसका एक्सोस्केलेटन कैसे चमक रहा है। ये वाकई बहुत तेज चमकता है। और ये इसका डंक है जो इसकी पूंछ की छोर पर है। लेकिन दोस्तों, सबसे खतरनाक होते हैं छोटे बिच्छू, जैसे कि बाघ स्कॉर्पियंस, और इस रेगिस्तान में उनकी कोई कमी नहीं है। चलिए हम उन्हें भी ढूंढते हैं।
ओ ये देखिए, एक बाघ स्कॉर्पियन है। ये साइज में तो उस बिच्छू से 1/3 छोटा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर इनमें से किसी ने आपको काट लिया तो आप 72 घंटों तक दर्द से बुरी तरह बेहाल रहेंगे। लगेगा जैसे शरीर में सुइयां चुभ रही हैं। साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पाए हैं कि इतने छोटे डंक और इतना कम जहर ऐसा जानलेवा असर कैसे पैदा कर सकता है। ये दिखने में छोटे जरूर हैं, पर इन्हें कम मत समझिएगा। इनसे तो ज्यादा बचकर रहने की जरूरत है। और फिलहाल हम कहाँ हैं? अपने कैंप से 15-20 फुट की दूरी पर हैं, और ये यहीं हर तरफ घूम रहे हैं। ये देखिए, एक और है यहाँ। और ये हकीकत है कि अगर आप यहाँ सोएंगे तो आपके आसपास बिच्छू भी होंगे। उन्हें कोई भी आरामदेह जगह पसंद आती है, फिर चाहे वो आपका शरीर हो या फिर कोई चटाई ही क्यों ना हो। इसीलिए इतना याद रखिए, आग के करीब रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बिच्छू आग से दूर ही रहते हैं, तो आप बचे रहेंगे। मैं अभी तपते झुलसते मोहावी रेगिस्तान में हूँ। मैंने यहाँ खतरनाक फ्लैश फ्लड का सामना किया और आपको ये भी दिखाया कि आप चाहे जहाँ कैंप लगाएं, आप अकेले नहीं होंगे। अब मैं देखने वाला हूँ कि कल मैंने जहाँ खाना लटकाया था वहाँ कोई जानवर आया था या नहीं। इस फुटेज से सब पता चल जाएगा। अब मैं इन मोशन सेंसर कैमरास की फुटेज को देखने वाला हूँ। देखते हैं क्या रिकॉर्ड हुआ है। ये देखिए, कई बार ट्रिगर हुआ है। ये देख रहे हैं आप, एक मेहमान आया है, एक कायोटी। ये सूंघ रहा है। इसे खाने की गंध तो मिल रही है, लेकिन ये वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। ओ एक मिनट, ये मेरी स्टिक पर पेशाब कर रहा है। ये इन कायोटीज की सबसे बड़ी खूबी है, ये बहुत ही चालाक होते हैं और आपको इन्हें मात देनी होगी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, जैसे कि मैंने इस बार कर दिया है। कम से कम खाना तो बच गया। अभी तक मुझे जितने जानवर मिले हैं उन्होंने यहाँ के माहौल में खुद को ढाल लिया है। हम इस तपते रेगिस्तान में नहीं रह सकते, लेकिन हम इनसे ज्यादा समझदार हैं। रेगिस्तान में किसी रैटल स्नेक या बाघ स्कॉर्पियन से ज्यादा खतरा पानी की कमी से होता है। अगर आप ये जान लें कि पानी कैसे मिल सकता है तो आपकी जान बच सकती है। हर बीतता घंटा मुश्किल होता जाता है। आधुनिक मेडिकल उपकरणों की मदद से मेरे शरीर के वाइटल साइंस पर नजर रखी जाएगी जब मैं पानी की तलाश करूंगा। ओके, ये देखिए, ये करीब 2 लीटर पानी है, लेकिन रेगिस्तान में दिन के वक्त बिना दौड़े या ज्यादा मेहनत किए बगैर सिर्फ चलते हुए आपके शरीर से इतना पानी तो निकल ही जाएगा। तो मैं अभी पानी की तलाश में करीब 1 घंटा घूमने वाला हूँ। देखते हैं क्या इतना पानी मिल पाता है या नहीं। मेरे शरीर के अंदरूनी तापमान को एक खास तरीके का मैकेनिज्म नियंत्रित करता है और ऐसी जगहों पर आते ही वो काम करने लगता है। रेगिस्तान में जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ हमें लगातार कोशिश करनी पड़ती है कि जितना पानी निकलता है उतना ही शरीर में वापस पहुँच जाए। मेरे शरीर से निकला पसीना जब इवेपोरेट होता है तो उससे मेरा शरीर ठंडा रहता है। मेरा दिल तेज धड़कता है, जिससे खून बाहरी अंगों की ओर जाता है, जिससे मेरा अंदरूनी तापमान सही बना रहता है। यहाँ इतनी गर्मी है और अभी मैं चल रहा हूँ, लेकिन मेरे शरीर से पसीना नहीं निकल रहा है, क्योंकि जैसे ही पसीना निकलता है हवा उसे सुखा देती है। ऐसा होने पर शरीर से और पसीना निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी होती ही जाती है। ठीक है, मैं एक गड्ढा बनाकर स्टिल बना लेता हूँ। ये एक आसान सा सोलर स्टिल होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी सतह पर थोड़ा सा प्लास्टिक बिछाऊंगा। ये भी ध्यान रखिए कि गड्ढा खोदने में आपकी ज्यादा ताकत खर्च ना हो, और अगर आपके पास प्लास्टिक ना हो तो कुछ और इस्तेमाल कीजिए, जैसे आप अपनी जैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसा ही कुछ। अब मैं इसमें पेशाब करने वाला हूं, और इसमें पेशाब इकट्ठा करने के बाद इसे प्लास्टिक से ढक दे, जिससे इसके अंदर गर्मी बढ़ेगी और पेशाब इवेपोरेट होगा। उसके बाद जो पानी मिलेगा वो पीने लायक होगा। अब मैं इसे रेत पे दबा देता हूं और बीच में मैं कुछ पत्थर डाल दूंगा,
ताकि जब पेशाब भाप बनकर जमा हो जाए तो वो नीचे इस कप में ही गिरे। ठीक है, देखते हैं और क्या मिलता है। आप किसी बेकार प्लास्टिक के टुकड़े से या अपनी जैकेट से भी एक सोलर स्टिल बना सकते हैं। उस घाटी की ओर चलते हैं। पत्थर के ऐसे नालों में पानी मिलने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसी जगहों पर अक्सर बहकर आया हुआ पानी जमा हो जाता है और पत्थरों की छाव से वो भाप बनकर उड़ नहीं जाता। ये देखिए, इस जगह पर पानी मिलने